कहानी कुर्सी की में अब अगली खबर है भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण से जुड़ी हुई। चंद्रशेखर पर कल हुए हमले के बाद अभी तक उन्हें देखने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है। कल उनके ऊपर गोली चली थी, उनकी काफिले पर कई बार फायर हुआ जिसमें उनको चोट लगी, लेकिन रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने सहारनपुर जिला अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की है। आपको याद होगा कि जब ये रेसलर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, तब चंद्रशेखर उनके धरने में शामिल हुए थे। बाद में महापंचायत में भी पहुंचे थे और उसी के बाद कल साक्षी मलिक ने चंद्रशेखर हमले के बाद ट्वीट किया और फिर आज बजरंग पूनिया के साथ वो अस्पताल भी गई उन्हें देखने। दोनों ने चंद्रशेखर पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो अभी उनके ऊपर हमला हुआ है, उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं कि भाई उनका कितने उनके आप मिलने के लिए आए हैं चंद्रशेखर से, क्या कहेंगे किस तरीके से जो उनके ऊपर हमला? देखिए, उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए आए हैं कि भाई कैसे हैं, क्योंकि हमला हुआ वो निंदनीय है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी यही अपील करूंगा कि जो जिन्होंने हमला किया उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साक्षी भी आएंगी, उन्होंने भी एक ट्वीट। हाँ जी, अभी आ रही है साक्षी भी। इंसिडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो खुलेआम हमला हुआ है? देखो, गलत बात है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने भी हमला किया है। जी आपने ट्वीट भी किया था कि आपके हर आंदोलन में साक्षी से आप मिलने आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आपके समर्थन में पहुंचे थे, प्लीज आप कुछ बताइए। बिल्कुल, हर आंदोलन में खड़े रहे, सच्चाई के साथ खड़े रहे और ऐसे आदमियों को अब चंद्रशेखर रावण पर हमला करने वाले कौन लोग हैं ये तो पुलिस की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ चीजें बात करने लायक हैं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको देखने के लिए वहां पर लोगों की लाइन लगी हुई या प्रदेश की सियासत में जो चमकदार चेहरे हैं वो उनको देखने के लिए पहुंचते। हाँ, इसको ट्वीट करके किसी ने कहीं कोई बयान जारी करके सबने इस हमले की निंदा जरूर की है, लेकिन चंद्रशेखर रावण हर चुनाव से कुछ दिनों पहले एक्टिव होते हैं और कहीं भी कोई खासकर केंद्र सरकार के खिलाफ या यूपी की सरकार के खिलाफ कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा हो, कहीं ऐसा मामला चल रहा हो, तो वहां वो जाकर जरूर एक्टिव हो जाते हैं। और इनके बारे में मैं पढ़ रहा था कल कि कहां से आखिर ये शख्स निकल करके सामने आया और आज उनकी क्या फैन फॉलोइंग है। सहारनपुर से ही आते हैं, वहीं के गांव के रहने वाले हैं और वहां पर एक वाकया ये हुआ था कि इनके एक गांव में कुछ लोगों ने, वहां दलित लोग शायद रहते थे और वहां उन्होंने एक प्राइड में, गर्व की भावना में अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि ये इनका गांव है, द ग्रेट, उसका आगे अपनी जाति का नाम लिखा कि उनका गांव है। और उसको कुछ अगली जाति वालों ने शायद उस बात पर विवाद किया और उस बोर्ड को निकाल दिया गया। वहां हंगामा हुआ और वहां पर ये व्यक्ति पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने तसल्ली से वहां पर जो कुछ किया जा सकता था वो किया। वहां से एक नाम निकला चंद्रशेखर, जिसके आगे लगा हुआ था रावण। अब उस रावण की कितनी रेलेवेंस है आज उत्तर प्रदेश में, ये आप बताएं। देखिए, वो चंद्रशेखर रावण भी लिखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी लिखते हैं उनके समर्थक, क्योंकि रावण के बाद उन्होंने आज़ाद भी शुरू कर दिया लिखना। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो दलित राजनीति है उसमें सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी, काशीराम जी, मायावती जी के आंदोलन के बाद मायावती जी बनकर उभरी थी कांग्रेस के बाद, और लंबे समय तक मायावती जी का एक आधार रहा और दलितों में मायावती जी के अलावा दूसरा नाम स्वीकार्य नहीं था। बहुत प्रयास कांग्रेस ने कर लिया, बीजेपी ने कर लिया, सब ने कर लिया, लेकिन कोई मिला नहीं। चंद्रशेखर रावण, एक चंद्रशेखर आज़ाद या रावण जो भी कहें, वो उसी जाति से हैं जिस जाति से मायावती जी हैं, जो जाटो जाति जो है सबसे सशक्त जाति दलितों में, उससे हैं वो। और वो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, वकालत पास की उन्होंने, युवा हैं, और उन्होंने जो आपने घटना बताई वहाँ से उनका ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद दलितों के मुद्दों को उन्होंने उठाना एग्रेसिवली शुरू किया। और बहुत कई बार, बल्कि सहारनपुर में तो दलित वर्सेस अगड़ा बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, मतलब दंगे जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी के बाद काफ़ी समय तक जेल में रहे, लेकिन एक नाम वो बन गए। उनका जनाधार वैसा नहीं है जैसे मायावती जी का है, कोई उनके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक राजनीतिक रूप से अभी तक नहीं हुआ। चुनाव भी वो लड़े 2022 में, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं, जमानत जब्त हुई। हाँ, जमानत जब्त हुई, लेकिन एक चेहरा बन गए वो, एक परसेप्शन बन गया कि भाई दलितों की आवाज़ उठाने वाला एक ऐसा नौजवान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो जहाँ कुछ कहीं भी हो किसी तरह का। फिर अब वो दलितों से आगे बढ़े और उन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर शिरकत कर दी। पहलवानों के आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। वो जंतर मंतर भी गए, उसके बाद जहाँ पंचायतें हुई हरियाणा में वहाँ भी गए। एक तरह से उन्होंने अपना जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया, दलित उससे लेकर के वो पहलवानों के मुद्दे पर आए। इस आपको याद होगा एक बार अस्पताल में भर्ती तो प्रियंका गांधी उनसे मिलने गई थी मेरठ में।
तो उनका एक महत्व तो राजनीतिक बढ़ गया। अखिलेश के साथ बड़ी बातचीत होती रही, नहीं बनी। अब हर पार्टी दलित वोटों के लिए मायावती से अलग उनसे संपर्क करती है। लेकिन अभी भी चंद्रशेखर रावण एक व्यक्ति और एक फिनोमिना के रूप में तो है, लेकिन पॉलिटिकल एंटिटी नहीं बन पाए हैं। अब उन पर ये क्या कह सकते हैं, ये जैसे मुसलमानों में ओवैसी हैं, वो कुछ दलितों में वैसा कर लेना चाहते हैं। मतलब देखिए ओवैसी के, क्योंकि इनके पीछे भी जो भी कुछ है यूथ है। यूथ नहीं, इनकी दिक्कत क्या है कि ये उस राज्य में लड़ाई लड़ रहे हैं जहां मायावती पहले से ही मौजूद है। दलित नेता के रूप आज भी 12% वोट दलितों का जो मायावती के साथ है, वो ज़्यादातर वोट दलित जातियों का ही है। तो अभी इसीलिए आपने एक चीज़ और सुनी होगी, शुरुआत में उन्होंने मायावती जी के खिलाफ बोला था, बाद में उन्होंने मायावती जी पर हमले करने बंद कर दिए। उनको लगा कि ये करने से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो इस बात को समझते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि एक एग्रेसिव दलित चेहरा तो वो बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण। और उन पर हमला किसने किया है, चूंकि कई जगह कई बार जब वो आंदोलन करते हैं तो जाके कुछ जो निहित ताकतें हैं जिनके खिलाफ मूवमेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर वो हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि उनके हमलावर कौन है, लेकिन उन पर हमला होना जो है ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए एक चुनौती है। और अगर उसमें जो जल्दी लोग गिरफ्तार होंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, वरना एक सामाजिक तनाव फैलने का भी खतरा होगा। यूपी जैसे बड़े प्रदेश की राजनीति में आज इनका स्थान, चंद्रशेखर का स्थान जो है फुटनोट है या उतना भी नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर का स्थान क्या है, मैं उदाहरण के साथ 2-3 बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर, गुजरात में जिग्नेश मेवानी, हरियाणा में योगेंद्र यादव। अब मुझे बताइए कि इसका कितना महत्व है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका नहीं होगा बताने के लिए। ये लोग टीवी मीडिया की पैदाइश ज्यादा है। एक बड़ा वर्ग आ गया जिसको लगता है कि चलो भाई कोई तो बोलता हुआ दिखे, जिसमें हम जेएनयू के किसी नेता को भी मान लेते हैं, उसी बराबर खड़ा कर देते हैं, कई बार तो प्रधानमंत्री से तुलना करने लगते हैं। तो क्या राजनीति में और टीवी पर इन दोनों के बीच का अंतर है वो जनता को साफ दिखता है? तो पता चला गोरखपुर के उपचुनाव में चले गए थे लड़ने, कुछ हजार वोट पाए, लौट के चले आए। असली बात क्या है, क्या ये दलितों के मुद्दे पर भी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए? तो उसका जवाब ना में है। क्या ये टीवी का चेहरा बनते हैं तो करते हैं क्या? इन्होंने कोई बात की, कोई बयान दिया, और शायद यही वजह है कि दूसरी पार्टियां इनको वाटर टेस्टिंग करती हैं। प्रियंका जी इनसे मिलने तो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ नहीं खड़ी होती है। अब इनका अपना संकट हो गया है कि ये कहीं भी ऐसा आंदोलन होता है तो उसमें खड़े दिखते हैं, जैसे भी पहलवानों वालों में दिखा या किसानों वाले में चले गए। ऐसे लोग राजनीतिक तौर पर धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जाते हैं, और विशेष करके जो चुनावी राजनीति है उसमें उनका महत्व और गिर जाता है। लेकिन जो उनकी पहचान है, जिस तरह का वो चेहरा है, निश्चित तौर पर मैं भी ये स्वीकार करता हूं कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर गोली चलाने वालों का पता लगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनको कोई यूं मरवाने की कोई इच्छा रखता होगा ऐसी कोई। अब कौन सी उनकी निजी दुश्मनी है या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई उनका निजी विवाद हो, यह भी पता लगना चाहिए। इसको लेकर के देखिए, एक ये मौका तो जरूर मिलता है लोगों को बात करने का कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जितनी बात की जाती है देवेंद्र, उसकी हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर ऐसी वारदातों का आप समझ सकते हैं किस तरीके से कैंपेन में प्रयोग होता है। बिल्कुल सौरभ, और कुछ घटनाओं को अगर देखें तो वाकई हैरानी होती है। और ये आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वरदान के हिसाब से कह सकते हैं कि जिन मसलों को लेके उनकी ज़बरदस्त किरकिरी होनी चाहिए थी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे ही, उस पर भी उनकी किरकिरी नहीं हुई, जैसे वाहवाही हुई। फॉर एग्जांपल आप अतीक वाले की बात कर लें, उसके बाद जो भी इनकाउंटर हुआ। लेकिन ये मामला निश्चित तौर पे एकदम से अलग है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक दबाव ज़रूर रहेगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। जो कुछ रिपोर्ट में देख रहा था उसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, हम और किस गाड़ी से आए थे, क्या आए थे, ये सारी चीज़ें ट्रेस कर ली गई है। लेकिन क्या ये किसी राजनीतिक वजह से था या फिर इसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उसके लिए इंतजार ज़रूर रहेगा। लेकिन यूपी के ही लिहाज से निश्चित तौर पे अपोजिशन इस बात को लेकर हमला भी कर रहा है कि ये है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर जहां पे ऐसी गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं। अब एक खबर जरा हम दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली की राजनीति में तो यूं तो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ एलजी, इनके बीच किसी दिन अगर टकराहट ना हो, कोई तकरार ना हो तो खबर बनती है, क्योंकि ये तो रोज का सिलसिला है। और अब जो खबर बनी है वो ये कि दिल्ली सरकार अपने कुछ मंत्रियों के प्रभार बदलना चाहती है। उसके लिए फाइल एलजी को दे दी गई थी, 4 दिन पहले एलजी के पास फाइल भेज दी गई थी। और हर बार की तरह यही आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार कि एलजी साहब फाइल पर बैठे हुए हैं और वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मामला होना नहीं चाहिए था जिस पर कि कोई टकराव होता। अगर अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के प्रभार बदलना चाहते हैं तो कम से कम इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं कुछ गलत देखा जा सके या कहीं कुछ दिखे कि कुछ नियमों के अनुकूल नहीं हो रहा है। और ना, मुझे तो ये भी कहना चाहूंगा हर्षवर्धन जी कि दिल्ली सरकार के पास इतने मंत्री भी नहीं है कि आप किसमें क्या बांट देंगे और क्या बदलाव कर लेंगे। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर सचमुच 4 दिन से फाइल रखी है तो ये एलजी की जवाबदेही है।
और ये पूरी तरह से सरकार का अधिकार है। आप दूसरे जो मसले हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित राज्य है, वहां पर जो लड़ाई झगड़ा है वो चलता रहे, वो चलेगा भी। इसी वजह से ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी, चूंकि वो नेशनल पार्टी है तो नेशनल पर्सपेक्टिव से देखती है, इसीलिए उनके साथ नहीं खड़ी है। लेकिन अब मंत्री तो मैं कहता हूं कि अभी भेजा और अगली डाक से वापस आ जाना चाहिए कि ये अप्रूव हो गए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एलजी के लिए, और जिसको कहते हैं ना कि जो केंद्र और राज्य के संबंध है, उसमें थोड़ा सा खराब तरह से पेश होता है, लोकतंत्र में अच्छा नहीं दिखता है। अब देखिए, एलजी साहब ने जो है अभी ये भी कह दिया था पीछे कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त की चीजों की आदत पड़ गई है। अब केजरीवाल साहब लिख रहे हैं कि दिल्ली के लोग मेहनतकश लोग हैं, कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली को संवारा है। एलजी साहब, आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते, इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। नहीं, बाहर से तो ये भी आए हैं, ये दिल्ली के तो है नहीं अरविंद केजरीवाल। नहीं, लेकिन देखिए, ये तो सीधे राजनीतिक बयानबाजी हो गई ना। मुझे लगता है उपराज्यपाल साहब ने भी ये कहा है तो उनको पद देखना चाहिए, गरिमा देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभाग भी नहीं बदल सकता, अगर उसमें भी एलजी साहब देर लगाएंगे तो फिर तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। फिर तो दिल्ली सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, चाहे पूर्ण राज्य हो चाहे अर्ध राज्य हो, राज्य के मुख्यमंत्री अगर वहाँ मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, तो ये तो जो अधिकार, जो विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं या सरकार के पास हैं, दिल्ली सरकार के पास, उन पर फैसले लेने का और उनके मंत्री बनाने का अधिकार तो उन्हीं का है। अब एलजी सोच रहे हो कि इसमें नहीं, ये विभाग आपने ठीक नहीं बांटा है। अब भाई अगर इस तो फिर तो यही होता है कि पुरानी व्यवस्था ही लागू कर दीजिए जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के जमाने की थी कि एलजी सब कुछ करें। तो वो तो मुझे लगता है कि वाकई अगर ये खबर सही है, और अगर खबर सही है तो बहुत विचित्र है, और इसमें इंतजार इस बात का रहेगा। और इसमें सिर्फ एलजी पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, केंद्र सरकार पे रिफ्लेक्शन आएगा। एलजी की तरफ से क्या आता है आपसे थोड़ी देर, क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, एक बार जरूर ये चेक करना दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई ये खबर सही है और ऐसा ही मामला है कि 4 दिन तक वो फाइल लटका के रखें। इस बात की संभावना नजर नहीं आती कि इस तरह की चीज की जाएगी, वजह कुछ और हो सकती है, मतलब लगता नहीं है सामान्य तौर पर। अब इसीलिए जो देवेंद्र जी ने कहा, अगर ये प्रोटोकॉल ही बन गया हो कि भाई फाइल कहां से आई तो इसको जरा 4 दिन वाले कमरे में रख दो। लेकिन ये हो सकता है, वो देवेंद्र जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है ना। मैं इसको तो यूं भी देखता हूं कि ऑर्डिनेंस पे भी सारा विवाद चल रहा है। बार बार वो कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर रही केंद्र की सरकार, मोदी शाह सब चौपट कर रहे हैं, तो वो कैसे बताएंगे? तो अब बताएंगे, देखिए हमारा मंत्री भी नहीं करने दे रहे। अगर मंत्री 4 दिन से फाइल रखी हुई है तो ये एलजी बेहद खराब काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल है। लेकिन ये संदेह उठता है क्योंकि केजरीवाल और उनकी सरकार इस तरह का अगली खबर मैं बता रहा हूं, उस पर बताइए कि ये संविधान की भावना के खिलाफ है या नहीं है। राहुल गांधी का काफिला रोक लिया गया, ये तो हमने आपको खबर दी थी, इंफाल मणिपुर में, और वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। पुलिस सिक्योरिटी का हवाला दे रही है, खुद राहुल गांधी की सुरक्षा का हवाला देकर के कहा है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता। और अब वहां पर कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी कुछ आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। संबित पात्रा बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं थोड़ी देर। जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। I don't want to visit those issues because of the sensitivity attached to them. मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है, सेंसिटिव है, और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सबने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट, काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसू गैस का इस्तेमाल भी हो रहा है। अब ये परिस्थिति केवल इस वजह से कि वहां राहुल गांधी जा रहे हैं, उनको रोका गया, अगर बन रही है तो फिर ये भी अपने आप में बड़ी बात है।
बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही कि राहुल गांधी को जहाँ पर रोका गया था वहाँ पर ये हंगामा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस नहीं चाहती कि राहुल गांधी आगे बढ़ें, आगे जाएं। वो उस कैंप तक जाना चाहते हैं, राहत शिविरों तक जहां लोगों को रखा गया है, उनसे बात करना चाहते हैं। पुलिस का कहना है कि मामला जो है हाथ से बाहर जा सकता है, सिक्योरिटी का इशू उठ सकता है, इसीलिए राहुल गांधी को आगे नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर लोग थे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं या इसमें वहाँ के और लोकल्स भी हैं, नहीं कह सकते, वो लोग जो है हंगामा कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले दागने तक की नौबत आ गई। तो ये परिस्थिति तो निर्माण होती हुई नहीं दिखनी चाहिए थी। नहीं सौरभ जी, मैंने कल भी ये बात कही थी और हालांकि जब इस पे शुरुआत में हमने बात की तो बहुत जिम्मेदारी से मैंने कहा था कि लोकतंत्र में सरकार के ही ये जिम्मेदारी नहीं कि वो लोगों का सुख दुख का एक तरह से हालचाल ले या पूछे, लेकिन ये एक गैर जिम्मेदार नेता की निशानी है, एक गैर जिम्मेदार नेता की पहचान है। मणिपुर में एक सिपाही कहां तैनात है इस वक्त उसका बहुत महत्व है। 36,000 लोगों को अलग से डिप्लॉय करना पड़ता है, बाकायदा 100 के ऊपर आईपीएस ऑफिसर वहां अलग से भेजे गए, होम मिनिस्ट्री ने उनको डिप्लॉय किया है। छोटा सा राज्य है मणिपुर, आप उसमें कल्पना कीजिए कि ये जितने लोग टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे, वो जरूरी था। लेकिन अगर वो सुरक्षा बल कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी सिचुएशंस के आधार पर कह रहे हैं कि अब आप रुक जाइए, आप इंफाल आए, आपका स्वागत हुआ, आप निकले, जहां आपको जाना है वहां वो सुरक्षा हिंसा हो सकती है, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार नेता के नाते राहुल गांधी को लौटना चाहिए। बहुत है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर कार्यालय पर वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, बताएं कि ये चीजें नहीं हो रही, अपने प्रतिनिधियों को बुलाएं जो अलग अलग जिलों में उनके लोग थे और उनसे हालचाल लेते। लेकिन इस तरह की स्थिति में ऐसी संवेदनशील तस्वीरें फिर से दिखें और अगर आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आएगी, इसमें कोई एक व्यक्ति हो जिसका मन खराब हो, जो इसको फिर से फ्यूल अप करना चाह रहा हो, कौन जिम्मेदारी लेगा? मुझे लगता है बेहद गैर जिम्मेदार जो चित्रण है वो सामने दिख रहा है। अब सामने से ये पूछ लिया जाएगा कि आप जाने देते, आप नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, नहीं होता जाने देते ये आदर्श स्थिति है, लेकिन जहां पर इस तरह की स्थितियां होंगी वो राजनेता नहीं तय करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां जो भी लॉ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तय करेगा, वो ये नेता थोड़ी तय करेंगे कि कौन जाएगा, और वो भी जहां पर आमने सामने एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 12 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि सेना के सामने महिलाएं खड़ी हो गई थी कि या तो हम पे गोली मारो या उनको छोड़ दो। अब बताइए आप, जहां इतनी संवेदनशील स्थिति हो, खतरनाक स्थिति हो, वहां एक नेता के पीछे पूरा तंत्र लगाओ, ये ठीक है क्या? देवेंद्र, ये बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहिए अपना या उनको हटाना चाहिए, क्या ये बातें कहीं चर्चा में हैं? अभी नहीं सौरभ, और ऐसे क्राइसिस के समय में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है और आप वहाँ पे उसी समय मुख्यमंत्री बदलें और फिर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, तो और ख़ासतौर पे तब जब उस मुख्यमंत्री को लेके ऐसा नहीं है कि उनके किसी फैसले की वजह से ये हिंसा हो रही है, तो ऐसे में बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता। और इस बात को लेकर अभी तक कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि ऊपर ये सोचा जा रहा हो कि मुख्यमंत्री के बदले बदल के किसी और को देना चाहिए, किसी और को भी दे दिया जाए, या राहुल गांधी से अगर पूछा जाए कि क्या समाधान वो बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या हाईकोर्ट का जो आदेश है वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या उसमें जनजातीय समुदाय में मैतेई को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तब तक सोल्यूशन नहीं है जब तक इस समुदाय के लोग आपस में इस बात को ना समझें कि ये हिंसा का रास्ता नहीं है। जैसे कि पहले सौरभ हम लोग बात कर रहे थे कि वो अपने आप में इतनी जटिल परिस्थिति है और उस जटिल परिस्थिति में कई सारी चीज़ें आ गई हैं, उसमें घुसपैठिए भी आ चुके हैं, उसमें ड्रग्स के लोग भी शामिल हैं, तो और आपस में जो एक मतभेद होता है वो तो है ही कि हम वैली के हैं, पहाड़ के, और पूरे भूभाग पे तुम्हारा ज़्यादा भूभाग पे तुम्हारा कब्जा है, हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन हम बहुत लिमिटेड क्षेत्र में हैं, तुम हमारे यहाँ ज़मीन खरीद सकते हो, हम तुम्हारे यहाँ नहीं खरीद सकते। इतनी सारी विसंगतियों के बाद अगर ये हिंसा भड़क रही है, इसका कोई एक रेडीमेड फार्मूला नहीं हो सकता तब तक जब तक दोनों कम्युनिटी के लोग इस बात को ना समझें। कोशिश वही की जा रही है, गृह मंत्रालय के द्वारा बार बार ये हमें बताया जा रहा है कि जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वो सख्ती भी की जा रही है। लगभग 5,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, बावजूद इसकी हिंसा अभी तक रुकने का नाम नहीं। अभी क्योंकि हम ये राहुल गांधी के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये वो आगे उनको जाने से रोका गया तो वहां प्रोटेस्ट हुआ, राहुल गांधी वापस बताया जा रहा है लौट चुके हैं, एयरपोर्ट दोबारा वो वापस लौट रहे हैं और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए फिर वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। जब ये इसको आप कह रहे थे कि गैर जिम्मेदार राजनीति है, तो सड़क के जरिए नहीं जाएंगे, शायद हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे। हो सकता है सुरक्षा एजेंसियों ने या पुलिस ने कहा हो, ये विकल्प सुझाया हो कि भाई सड़क से जाने में आपकी सुरक्षा को खतरा है तो आप हेलीकॉप्टर से जाइए। अब वो क्या स्थिति होती है
ये स्थिति जरूर दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब ग्राउंड पर क्या स्थिति हुई है, क्या प्रोवोकेशन हुआ है, क्योंकि जितनी सारी महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, अब सारी तो कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हो सकती। वो इतनी अगर कांग्रेस मजबूत होती तो सरकार होती उसकी, कि छोटा सा राज्य है, वहाँ पर इतनी आबादी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बात, ऐसा नहीं, ये परिस्थिति पहली बार, मैंने 1993 का उदाहरण दिया था कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, दोरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और यही स्थिति बनी थी। 7वें या 8वें दिन उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया वहां पर, क्योंकि इस वक्त स्थिति मणिपुर में सबसे खराब स्थिति ये है कि कुकीज और मैथीज में आपस में भरोसा खत्म हो गया है और पार्टी बन गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। अभी आपको लगता है मुफीद मामला है ये राष्ट्रपति शासन का? देखिए, इसके जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, जब मैथी अफसर कुकी पर भरोसा नहीं कर रहा, कुकी अफसर मैथी पर भरोसा नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री मैथी समुदाय से हैं, उन पर कुकीज को भरोसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ही एक निष्पक्ष प्रशासन दे सकती है वहां पर। ये एक बहुत बुनियादी बात है। इसीलिए नरसिम्हा राव ने उस समय जो है सरकार को भंग करके, और मैं कह रहा हूँ सरकार विधानसभा मत भंग कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद दोबारा आप उस सरकार को बहाल कर दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।